चलिए अब वक्त हो गया हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें कि हमारे सहयोगी हर्ष हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट का इस समय लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या कुछ आंकड़े वो आज लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए। जी देखिए, एक तरीके से ज़बरदस्त बज़ देखने को मिल रहा था रियल एस्टेट में 2024 के आखिरी तक, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है। अगर आप शुरुआती इस साल के 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पर एक धीमापन देखने को मिला है। हम कुछ आंकड़े पेश करते हैं आपके सामने ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए मार्केट का जो ट्रेंड क्या बता रहा है। क्वार्टर 1 की बात करें 2025 की, जो 7 शहर हैं उनके जो यहाँ पे बिक्री है उसमें करीब 28% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे जो हम लोग बात करें जो टॉप 7 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं यहाँ पर, तो उसमें बिक्री 28% तक घटी है। पहली तिमाही यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे शुरुआत के साल की, जनवरी से लेकर मार्च तक की, नई लॉन्चिंग में भी धीमापन आया, करीब 10% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा अब आप कंपेयर करके देखिए यहाँ पर क्वार्टर 1 में 2024 की बात करें तो जो घर थे उनकी जो बिक्री हुई थी करीब 1,30,000 थी। वहाँ से अब घट के कितनी हो गई है 2025 में बात करें पहले क्वार्टर की 93,280 घरों की बिक्री हुई है। तो यानी एक बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग दूसरा ग्राफिक्स आपके सामने पेश करते हैं, उसमें बताते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से एनसीआर शहर है या फिर और कौन से शहर है जहाँ पे परसेंटेज वाइज एक गिरावट देखने को मिली है। अब ये देखिए, इसके अलावा ये भी है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें, पुणे में करीब 51% इस गिरावट में योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो इसी के यहाँ से वजह से आई है। इसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 26%, पुणे में 30%, तो इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले एनसीआर में 20% की गिरावट देखने को मिली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें 26% की गिरावट यहाँ पर है। बेंगलुरु की बात करें 16% की गिरावट यहाँ पे है। पुणे में आप देखिए 30% की गिरावट। ये इसके अलावा सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ पर देखने को मिली है, हैदराबाद में 49% की गिरावट है। चेन्नई की बात करें 26% की गिरावट यहाँ है और कोलकाता में 31% की गिरावट है, जो कि एनारॉक की रिपोर्ट यहाँ पर बताती है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि भाई हम लोग अगर आपको बताएं कि यहाँ पर जो गिरावट का जो सिलसिला है, आप इसको अगर देखें तो ये जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इससे पहले क्या स्थिति देखने को मिल रही थी और आप ऐसी भी स्थिति देखने को मिली कि 2021 से लेकर 2024 तक जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, जो एप्रिसिएशन है वो 100% तक बढ़ता हुआ दिखा है। तो एक और अगली प्लेट हम लोग लाते हैं ताकि व्यूअर्स को बता सकें यहाँ पर। तो देखिए, दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली और कुछ शहरों में जो कि हम लोग अभी आपको बताएंगे कि 100% से ज़्यादा 128% तक एप्रिसिएशन होता हुआ दिखा है, वो जो है सेक्टर 150 यहाँ पर। तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। नोएडा सेक्टर 150 में आप 2 BHK फ्लैट की बात करें तो किराया 66% तक बढ़ा है। मंथली के हिसाब से आप देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ है यहाँ पे। अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें यहाँ पे रेंट एप्रिसिएशन की, इसके अलावा सोना रोड जैसे अगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी की कीमत है किराए की तुलना में ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद अगर आप पुणे की बात करें यहाँ पे, वहाँ पर मंथली किराए की जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा हुई है, जबकि प्रॉपर्टी की वृद्धि से भी ये आगे निकल गई। यानी कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन उससे ज़्यादा तो यहाँ पर किराए का एप्रिसिएशन होता हुआ दिखा है। अब इसके बाद कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। किस पर दबाव देखने को मिल रहा है? बैंकिंग के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने पीछे खबरें भी देखी इस तरीके से लिक्विडिटी क्रंच, ये इस तरह की चीज़ें सामने आए और आरबीआई भी यहाँ पे इंजेक्ट करता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है यहाँ पर, तो अगर आप बैंकिंग का कर्ज की बात करें यहाँ पर ऋण की, तो सालाना आधार पर 11% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है और डिपॉजिट में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ये जो परसेंटेज है वो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे 7 मार्च को जो 15 दिन का पखवाड़ा जो समाप्त हो रहा है, उसमें जो कुल जमा डिपॉजिट जो हुआ है वो 181 लाख करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान बैंकों का जो कुल कर्ज है वो 225 लाख करोड़ रुपए रहा है। और इसके अलावा जो नकदी संकट है उससे बैंक तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ में जिस तरीके से उम्मीद की जाती है कि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगी, वैसी नहीं बढ़ रही और कर्ज लेने वाले भी यहाँ पर कम आ रहे हैं। चलिए, तो ये तमाम वो नंबर्स रहे, आंकड़े रहे और एनारॉक की रिपोर्ट है और वहीं से प्रशांत जी हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट कह रही है प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है, फिर ये मकान के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं सर? मतलब रियल एस्टेट कंपनियां चाहती क्या है आखिर में? मतलब हमारे जैसे लोग खाली देखते रहे मतलब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ते हुए? सर देखिए विपुल जी, जब हम 28% गिरावट की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग क्वार्टर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक हाई बेस इफेक्ट की वजह से भी हमें 28% की गिरावट देखने को मिला है।
दूसरी बात अगर मैं ये बताऊं कि अगर हम वैल्यू ऑफ सेल्स के टर्म में गिरावट की बात करें तो एक एक बहुत ही मामूली सी गिरावट आई है 5.5% की। और जहां तक आपने बोला कि प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रही, देखिए इंडस्ट्री एक साइक्लिक इंडस्ट्री होती है हमारी रियल एस्टेट की। आप ये देखेंगे कि 2 साल प्रॉपर्टी लॉन्चेस सेल्स काफी अच्छे होंगे, फिर आपको एक दो क्वार्टर ऐसा दिखने को मिलेगा जहां पे आपको एक एक ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन या ईयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन आप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमेशा अगर आपको बढ़ता हुआ प्राइजेस रहे या सेल्स बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट की प्राइजेस एक एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पे हमें बबल क्रिएशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक दो क्वार्टर की जो आप थोड़ी सी गिरावट देख रहे हैं, और मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू। तो हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये लेना चाहिए कि ये एक दो क्वार्टर हो सकते हैं चीजें नॉर्मलाइज, और अगर मान लीजिए 2-3 क्वार्टर में प्राइस एप्रिसिएशन लो सिंगल डिजिट रहता है और आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, और आप ये कंसिडर करें कि कोविड के तुरंत बाद हमने जो प्राइस एप्रिसिएशन देखा उसके 5 साल पहले तक, मैं बोलूंगा कि 8-9 साल पहले तक हमने कोई प्राइस एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं देखा, प्राइसेस बिल्कुल स्टैग्नेंट। तो शुरू के रनअप जो हमने प्राइस में देखे वो कैचअप था, और प्लस उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और तेजी की वजह से हमने प्राइस एप्रिसिएशन देखा। तो मेरे ख्याल से कभी कभी इस बुल रन में आपको थोड़ी सी करेक्शन हमेशा हेल्दी रहती है, वही हम अभी इस सेक्टर में देख रहे हैं। पर आप ये देख लीजिए जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन हुए हैं, 25,000 करोड़, 25,000 एकड़, सॉरी, लैंड एक्वायर हमारे टॉप 10-12 डेवलपर्स ने किए हैं। अगर आप इन टॉप लिस्टेड डेवलपर्स के बैलेंस शीट पे ध्यान देंगे, उनके डेट लेवल आज के डेट में हिस्टोरिकली लो लेवल पे है, कैश फ्लो काफी अच्छा है, मार्केट से भी उन्होंने थ्रू डेट थ्रू इक्विटी काफी पैसा उठाया है। तो आने वाले समय में हम लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे की ओर ही जाने के संकेत मिलते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, और इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी जैसे ही कम होगी, हम रियल एस्टेट में आप देखेंगे वो वाइब्रेंसी बनी रहेगी। तो अभी सिर्फ एक या दो क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम ये कह दें कि नहीं मार्केट में मंदी आ गई, प्राइसेस करेक्शन हो गए, मेरे ख्याल से ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा। ठीक है सर, अब आपने तो सारी बातें बता दी, लेकिन यही है कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, करेक्शन जो है वो कीमतों में भी आ जाए, हम लोग तो यही ख्वाहिशमंद है सर।